अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आई एम फ़िज़िक्स टीचर खिज़र हयात। आज की वीडियो में हम फ़िज़िक्स क्लास 10th का पीबीए मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसमें जो प्रैक्टिकल है वो है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसमें किस तरह का पीबीए पेपर के रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। मुकम्मल 10 नंबर का यानी कि पीबीए मॉडल पेपर है जो कि इसी एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर है। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको इस एक्सपेरिमेंट के में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप 100% अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इस पीबीए पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए स्टूडेंट इज़ ट्राइंग टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। apparatus इज़ शोन बिलो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट। कहते हैं कि कोई स्टूडेंट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ हो रहा है वो हमें यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है। आपको वैसे इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होता है वो उसका नाम आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेटर्स में जो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो एक स्टैंड है, उसके साथ स्केल लगा हुआ है, ठीक है, एक नीडल है और एक मिरर है। और इस स्टैंड को आपने टेबल पर रखना होता है तो ज़ाहिर बात है टेबल भी आप अपरेटस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारे पास अपरेटस हमें नज़र आ रहा है। नीडल है, ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है, और हमारे पास स्टैंड है, स्टैंड और एक हमें स्केल चाहिए होगा, ठीक है। और नीचे आपको जो यहाँ पर आपको मिरर भी नज़र आ रहा है बॉटम के ऊपर जो प्लेस किया हुआ है जिसके अंदर इमेज बन रही है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। कहते हैं कि कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। नीचे दिए गए टेबल को आप कंप्लीट करें। तो इसमें देखें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 3 हैं। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि कितनी बार ये एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट किया गया है, ठीक है। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड नीडल। मिरर और नीडल के दरमियान कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम h1 कह रहे हैं, सेंटीमीटर में है वो डिस्टेंस। और वो उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन वाटर सरफेस एंड नीडल। तो जो वाटर सरफेस और नीडल के दरमियान डिस्टेंस होगा उसको हमने h2 के साथ लिखा है, ठीक है, सेंटीमीटर में। नीचे उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। बेसिकली आप ये समझ भी लें कि ये वैल्यूज़ आती किस तरह हैं। देखें बच्चे, हमारे पास ना हमें ब्लू कलर की ऊपर वैसे आपको स्टैंड के साथ 2 नीडल्स लगी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये 2 नहीं है, आप इसको एक समझें, ठीक है। उसको 2 बार 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं उसकी, ठीक है। लेकिन एक बार जो है मिसाल के तौर पर आपने जब नीडल यहाँ पर ये जो ऊपर टॉप पर आपको नज़र आ रही है ब्लू कलर की नीडल, इसका आप इमेज देख रहे हैं कहाँ पर, मिरर के अंदर नीचे बन रहा है। और वो आप देख रहे हैं कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इमेज बन रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो अभी हमने मिरर के ऊपर कोई और मटेरियल नहीं रखा हुआ, तो जिस पोजीशन पर इस तरह का इमेज बन जाता है, ठीक है, हम इस नीडल को इस स्टैंड के ऊपर और नीचे मूव करवाते हैं। तो जिस पोजीशन पर ये इमेज हमारे पास क्लियर नज़र आता है वहाँ पर हम उस स्टैंड के साथ जो नीडल है उसको फिक्स कर देते हैं। फिर हम मिरर से लेके वहाँ नीडल तक का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं h1 का, ठीक है। ये ग्रेटर डिस्टेंस है और इसको हम नाम देंगे h1 का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस जो है पहले केस में 28 सेंटीमीटर आया है। डिस्टेंस आप कैसे मालूम करेंगे, मिरर से लेके ये जो ऊपर निडल नज़र आ रही है ब्लू कलर की टॉप के ऊपर, वहाँ तक का डिस्टेंस देखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अब h2 हम कैसे मालूम करेंगे। h2 मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए वाटर का, तो हम क्या करते हैं, कुछ वाटर ड्रॉप्स जो है वो हम मिरर के ऊपर प्लेस कर देते हैं, मिरर के ऊपर डाल देते हैं। जब आप वो वाटर ड्रॉप्स मिरर के ऊपर डालते हैं तो जो आपको नीचे इमेज बना हुआ नज़र आ रहा था वो गायब हो जाता है, ठीक है। वो आपको उस वक्त सही क्लियर नज़र नहीं आता। आप वही इमेज आप दोबारा देखना चाहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो नीडल है उसको थोड़ा नीचे मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है।
उस निडल को आप नीचे ले आएंगे, जिस तरह आपको नीचे बनी हुई निडल एक नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ठीक, स्टैंड के साथ। तो उस निडल को यही ऊपर वाले निडल को हम नीचे लेके आ गए हैं। तो इस डिस्टेंस पर ना फ़र्ज़ किया हमें दोबारा वो इमेज मिरर के अंदर, जिसके ऊपर हमने वाटर प्लेस कर दिया, वाटर के कुछ ड्रॉप्स प्लेस कर दिए, वहाँ पर इमेज हमें उल्टा बना हुआ नज़र आ गया। तो हमने इस पोजीशन पर भी डिस्टेंस नोट करना है और इस डिस्टेंस को हम कहेंगे H2। ये डिस्टेंस कम होगा जब आप डेंसर मीडियम ऊपर प्लेस कर देते हैं ना, तो उस वक्त जो है डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो डिस्टेंस आया है, इस डिस्टेंस को हम नोट करेंगे स्केल के साथ। यानी कि अब भी हमने डिस्टेंस जो नोट करना होगा वो हमने मिरर के साथ स्केल को अटैच नहीं करना। मिरर के ऊपर वाटर प्लेस किया, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उन वाटर ड्रॉपलेट्स की जो अपर सरफेस है वहाँ से लेके उस निडल तक का डिस्टेंस वो नोट करना है। तो वो डिस्टेंस हमारे पास 21 सेंटीमीटर आया है। तो यहाँ से इन दो वैल्यू से आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मालूम करना है और उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, H1 डिवाइडेड बाई H2 लिखेंगे, ठीक है। N इज़ इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मालूम कर रहे होंगे। तो H1 हमारे पास 28 है और H2 हमारे पास 21 है, तो हमारे पास आंसर ऑलमोस्ट आ जाता है 1.33। तो आपने फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है कि एक ही बार जो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं वो सफिशेंट नहीं होती। ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट को 2 से 3 बार रिपीट करना चाहिए ताकि आप अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट रिज़ल्ट के करीब पहुंच जाएं। तो दूसरी बार ऑब्जर्वेशन ली है, उस पर भी सेम प्रोसेस, यानी कि अब जो है मिरर जो है उसके ऊपर से वाटर हटा दिया और दोबारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो उसके लिए हमारे पास निडल और मिरर के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास है 30 और उसके बाद फिर वाटर ड्रॉपलेट्स मिरर के ऊपर प्लेस किए और जो निडल हमने ऊपर लगाई हुई थी स्टैंड के साथ उसको नीचे किया। तो उस वक्त हमारे पास डिस्टेंस यहाँ फिर डिस्टेंस बिटवीन वाटर सरफेस एंड निडल आया 21। तो यहाँ पर फिर रेशो ली 1.42 आ गया। इसी तरह तीसरी बार मेजरमेंट आप दोबारा इसी तरह रिपीट करेंगे। तो इस तरह आपने लास्ट कॉलम को कंप्लीट कर लेना है। अच्छा जी, इसके बाद आप देखें, कह रहे हैं कि फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की आप मीन वैल्यू बताएं, एवरेज वैल्यू बतानी। तो वो आपको मालूम है कि इन तमाम वैल्यूज़ का हम सम अप करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। तो 1.33 प्लस 1.42 प्लस 1.34 इसको सम अप करेंगे और डिवाइड बाय कर देंगे 3, क्योंकि 3 बार ऑब्जर्वेशंस लिए। तो हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आ जाता है 1.36। तो ये हम, अच्छा जी, उसके बाद है राइट यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या यूनिट होता है? तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। देयर इज़ नो यूनिट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद है जी व्हाट इज़ पैरेलल-एक्स एरर। इसको पैरेलल एरर भी कह सकते हैं या पैरेलल-एक्स एरर भी कह सकते हैं, ठीक है। हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, इसको आप रिमूव कैसे कर सकते हैं? देखें बच्चे, जो पैरेलल-एक्स एरर है वो इस वजह से अक्कर होता है जब ऑब्ज़र्व करने वाला जो यानी कि एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहा है शख्स, उसका फोकस पॉइंट जहाँ से वो देख रहा है वो एग्जैक्ट पोजीशन से दूर हो, यानी कि करेक्ट वे में वो जो है रीडिंग मेजर ना कर रहा हो, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर देखें कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रू गेज है, इसकी रीडिंग लेनी है। ये जो आपको इंडेक्स लाइन नज़र आ रही है, अगर आइज़ इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने नहीं होंगी, ठीक है, अबव होंगी या बिलो होंगी, या आप साइड से मेजरमेंट ले रहे होंगे, तो आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो गलत आएंगी, उसमें एरर होगा। ऐसे एरर को हम पैरेलल-एक्स एरर कहते हैं, ठीक है। करेक्ट व्यू कब होगा या इस एरर को ख़त्म कब कर सकेंगे? जब जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला है वो उस स्केल के बिल्कुल सामने स्ट्रेट खड़ा होकर मेजरमेंट ले, ठीक है। उसकी आइज़ जो हैं वो स्केल के ऊपर वैल्यूज़ के इन फ्रंट हो, ठीक है। इसी तरह जो ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप ये देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर मिरर में बन रही है, तो इसमें पैरेलल-एक्स एरर का क्या कंसेप्ट है? इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात ये जो आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, इसका जो इमेज बन रहा है वो आप इस तरह से देख रहे हैं कि वो इमेज जो है उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने नहीं बन रहा, बल्कि उससे लेफ़्ट बनेगा या उससे राइट साइड पर बनता नज़र आए, ठीक है। तो ऐसे एरर को भी हम क्या कहते हैं? पैरेलल-एक्स एरर कहते हैं।
ठीक है। और ये किस वजह से होता है, ये ऑब्जर्वर के देखने का जो फॉल्ट है, यानी कि वो सही पॉइंट से ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहा, ठीक है, फोकसिंग पॉइंट उसका एग्जैक्ट नहीं होता, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो पैरेलैक्स एरर अकर्स व्हेन अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन ऑब्जर्वर्स व्यू पॉइंट। तो वही जो ऑब्जर्वर का व्यू पॉइंट है वो चेंज होता है, स्पेशली व्हेन मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने बता दिए। करेक्शन इसकी कैसे होगी, पैरेलैक्स एरर इन मिरर्स, मिरर केस में जो जैसा कि आपको इधर नजर है, ये करेक्ट कैसे होगा, which is measurement caused by an incorrect viewing angle can be minimized by aligning eye directly with the scale or pointer। आँख कहाँ पर होनी चाहिए, डायरेक्टली ऑन द स्केल और पॉइंटर, ठीक है, यूजिंग अ मिरर टू क्रिएट अ रिफ्लेक्शन एंड मेंटेनिंग कंसिस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड द मिरर। तो मिरर और आई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, उसमें भी वो भी ज़्यादा या कम ना हो, प्रॉपर डिस्टेंस पर हो, और एग्जैक्टली जो है वो पॉइंटर के सामने हो, स्केल के सामने आइज़ हो, उसके लेफ़्ट राइट या अबव बिलो आइज़ ना हो, तो तब ये पैरेलैक्स एरर को हम रिमूव कर पाएंगे। नेक्स्ट है नेम नेचुरली अकरिंग मटेरियल विच हैज़ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा जो है नेचुरली अकरिंग मटेरियल वो है डायमंड। डायमंड बिकॉज इट इज़ हाईली डेंस्ड एंड इट हैज़ अलाइंड एटम्स। इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हाईली अलाइंड होते हैं, ऑर्डर में होते हैं, और ये हाईली डेंस्ड भी है, तो इस वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स में इसका ज़्यादा है। व्हाट इन्फॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग फिनोमेनास। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आपको क्या क्या फिनोमेनास नज़र आ रहे हैं उनको आपने वो इन्फॉर्मेशन आपने नीचे लिखनी है। ये तीन हैं, ए, बी और सी। तो पहले में देखें तो हमारे पास मीडियम्स दो हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है। तो ए डायग्राम में देखें तो लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है रेयर से और एंटर हो रही है डेंसर में, ठीक है। और जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। दूसरे केस बी में देखें तो बी में है लाइट रे इंसिडेंट हो रही है डेंसर से और किस में एंटर हो रही है, रेयर मीडियम में। रेयर मीडियम में गई है तो अपना पाथ ऑफ प्रोपगेशन चेंज हुआ और ये नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है, नॉर्मल की तरफ नहीं है, नॉर्मल से दूर है, ठीक है। और सी केस है, सी केस में देखें परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जब आप लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं तो वो लाइट रे विदाउट एनी बेंडिंग स्ट्रेट गुजर जाती है दूसरे मीडियम में, उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो यही चीज़ें जो आपने यहाँ समझी हैं इन्हीं को हमने नीचे लिखना है आंसर में। लाइट रे ए पार्ट में क्या हमने ऑब्जर्व किया, लाइट रे इज इंसिडेंट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। पहले केस में क्या हुआ है, ए केस में रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। बी है लाइट रे इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, बी में ऐसे ही है कि डेंसर से रेयर में लाइट रे गई है एंड लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सी केस में ऐसे ही है कि इफ़ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस देन इट पासेस स्ट्रेट इन डेंसर मीडियम विदाउट बेंडिंग। तो बिना किसी बेंडिंग के, बिना अपना पाथ चेंज किए ये स्ट्रेट गुजर जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं ड्रा डायग्राम्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्लियर करने के लिए आप डायग्राम्स बनाएं। तो एक चीज़ आप याद रख लें कि जो रियल इमेजेस होते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनते हैं और जो वर्चुअल इमेजेस होते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो रियल इमेजेस होते हैं वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से बनते हैं, वहाँ पर लाइट रेज एग्जैक्टली या रियल केस में हमें वो लाइट रेज इंटरसेक्ट करते नज़र आती हैं, लेकिन जो वर्चुअल होते हैं वहाँ पर इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज होती हैं। रियल में वो लाइट रेज नहीं होती, वो हम डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करते हैं और वहाँ पर हम इमेज ड्रा करते हैं कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है यहाँ पर बन रहा होगा, तो वो हमारे पास वर्चुअल इमेज होता है जो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का तो आपको पता होगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन जो हम लगाते हैं जो लेंस या मिरर के दरमियान से पास आउट होती है, ठीक है, उसके सेंटर से पास आउट होती है, तो उस बड़ी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जिसके ऊपर F1 F2 या ये हम 3F
ये हम लगाते हैं फोकस पॉइंट्स जिस पर हम शो कराते हैं। तो इस तरह करके इस डायग्राम में आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको ब्लैक एरो में नज़र आ रहे हैं और इमेजेस जो हैं वो आपको रेड एरो में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर एरोज डाउनवर्ड बने हुए हैं वो रियल इमेजेस हैं। डाउनवर्ड का मतलब है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बने हुए हैं, और जहाँ पर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इमेजेस बने हुए हैं वो वर्चुअल हैं। तो इस तरह जो है ये PBA पेपर आपका एंड हुआ।